क्या नाम बताए थे रावत जी? गौतम रावत। अच्छा, ऑन हो गया। सो बच्चों गुड मॉर्निंग। और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत किए थे, ठीक ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कल किसकी बात की थी? एटम की। एटम कैसा है? स्फेरिकल है शेप में। नेचर में कैसा है? बोलो, नेचर में कैसा है? न्यूट्रल है। और है क्या? तो कहेंगे किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा है, यानी इससे छोटा कुछ भी नहीं है, यानी अब इसको फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता है, मतलब अब इसको काटा नहीं जा सकता है। यानी परमाणु एटम किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो क्या है? अविभाजित है, सबसे छोटा है। स्वभाव में उदासीन है, आकार में गोलाकार है। तो हम लोगों ने कहा कि गोलाकार आकार का कारण क्या है? कहते हैं गोला वो आकार होता है, वो आकृति होती है जिसमें क्या होता है? सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम होता है। तो परमाणु अपने संपूर्ण पृष्ठ को न्यूनतम करने के लिए अपने आकार को गोलाकार करते हैं, और इस आकार को गोलाकार करने में जो बल काम करता है उस बल का नाम क्या है? पृष्ठ तनाव का बल है, जो सतह पे एकांक लंबाई में लगता है और यही आकार को गोलाकार रखने का प्रयास करता है। परमाणु छोटा है, सूक्ष्मतम है, उदासीन है, परंतु कभी भी अकेले नहीं रहता है। परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। स्वतंत्र रूप से रहने के लिए क्या बनाता है? समूह का निर्माण करता है। क्या बनाता है? समूह का निर्माण करता है। परमाणुओं का वह समूह जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे परिभाषा देते हैं कि जो स्वतंत्र नहीं है वही परमाणु है और जो स्वतंत्र है वही अणु है, तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने क्या देखा? उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें जिनके परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, अर्थात वो परिभाषा के अनुसार अणु की परिभाषा को जो है पालन करते हैं, न कि परमाणु को। तो इसलिए अक्रिय गैसों के परमाणु को हम परमाणु न कह के क्या कहते हैं? एक परमाणुक अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे जब गैसीय अवस्था पढ़ेंगे या उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि भाई मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp और Cv के बारे में बात करते हैं कि Cp और Cv का मान क्या होता है। शायद आपको याद भी होगा। खैर, वहाँ से आगे चलते हैं। तो डाल्टन ने कहा स्वतंत्र समूह जो रहता है परमाणुओं का उसको कहते हैं अणु, और किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी परमाणुकता, एटॉमिसिटी। जैसे हम हाइड्रोजन अणु की बात करें तो हाइड्रोजन अणु दो परमाणुओं के मिलने से बना है, यानी कितने परमाणु है हाइड्रोजन के अणु में? दो। तो कहेंगे इसकी परमाणुकता, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? दो है, यानी हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और नोबल गैस क्या है भाई? तो कहेंगे एक परमाणु अणु है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और दो से जब अधिक होगा तो हम कहेंगे बहुपरमाणु अणु, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली या मल्टी मतलब बहु, यानी दो से अधिक। तो इसका मतलब अणु बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? पदार्थ के परमाणु या पदार्थ के अणु क्या करेंगे? अणु के निर्माण करने के लिए पदार्थ के परमाणु आपस में संयोग करेंगे। एक ही प्रकार का पदार्थ होगा तो तत्व के अणु बनेंगे, और अगर भिन्न प्रकार के पदार्थ होंगे, भिन्न प्रकार के तत्व होंगे, तो इससे जो अणु बनेगा वो किसका अणु होगा? वो तत्व का नहीं, वो किसका होगा? यौगिक का अणु होगा। तो यौगिक का भी अणु है और तत्व का भी अणु है। अगर हम कहते हैं जल का अणु, वाटर, H2O, तो इसका मतलब इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, दो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना है, दो भिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से बना है। एक है उसमें हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। लेकिन जल के एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है,
तो कहेंगे जल के अणु की एटॉमिसिटी आणविकता कितनी है? 3 है। ऑक्सीजन की आणविकता कितनी है? तो O2 है सूत्र, तो कहेंगे 2 है। समझ में आ गई बात? तो अणु बनाने के लिए आपस में संयोग होगा, असंयोग जब होगा तो कुछ नियमों का पालन होगा। इस नियमों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए? रासायनिक संयोग के नियमों में जो सबसे पहला नियम आया, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पिछली कक्षा में चर्चा किया था और कहा पदार्थ अविनाशी है, न तो वो उत्पन्न होता है न ही वो नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके? तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? पदार्थ अविनाशी है, द्रव्यमान न खत्म होगा न ही उत्पन्न होगा, अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात जितने प्रकार के परमाणु अभिक्रिया में सहभागिता ले रहे हैं, अभिक्रिया के उपरांत भी परमाणुओं की संख्या वही रहेगी। हाँ, अभिक्रिया में क्या होगा? परमाणुओं का स्थान बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के अणु में एक H दूसरे H से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के अणु में एक O दूसरे O से जुड़ा हुआ है, लेकिन जल के अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, 2 हाइड्रोजनों के बीच में एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, और पुनर्विन्यास होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? अभिकारक के अणु टूट के अपने परमाणुओं में पृथक होंगे, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और फिर नए तरह से इनकी व्यवस्था होगी, यानी फिर नई व्यवस्था में इनके मध्य फिर से बॉन्ड मेकिंग होगी। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। बंध किसका टूटेगा? अभिकारक का। बंध किस में बनेगा? उत्पाद में। तो रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है द्रव्य की अविनाशता का नियम, ठीक है, इसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जब हम किसी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? जिससे कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। ठीक है? जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, और यहां हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। तो जितने अभिकारक के परमाणु हैं उत्पाद में भी उन प्रकार के परमाणुओं की संख्या वही है। ठीक है? जैसे अगर हम एक प्रश्न करें कि भाई अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन सोलह ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कितना जल बनेगा, यानी बनने वाले उत्पाद जल की मात्रा कितनी होगी, भार कितना होगा। तो चूंकि पदार्थ क्या है? अविनाशी है। जो चीज हम जितना लिए हैं अभिकारक में, अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद अगर बनेगा तो उत्पाद की मात्रा भी उतनी ही होगी। यानी हम लोगों ने कुल कितना लिया है भाई? बोलो। हम लोगों ने लिया है 18 ग्राम अभिकारक। तो भाई उत्पाद की मात्रा भी कितनी होगी? तो कहेंगे उत्पाद की मात्रा जो है वो भी कितनी होगी? 18 ग्राम ही होगी। समझ गए? इसी प्रश्न को कभी कभी ऐसे पूछेगा
इसी प्रश्न को कभी कभी कैसे पूछेगा कि भाई 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन किसी निश्चित मात्रा के ऑक्सीजन से क्रिया करके 18 ग्राम जल का निर्माण करती है। 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की किसी मात्रा से अभिक्रिया करके क्या करती है? 18 ग्राम जल का निर्माण करती है। तो बताइए इस अभिक्रिया में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? तो क्या उत्तर होगा? हाँ बोलिए, एकदम सही तो बोल रहे हैं भाई। अगर 18 इधर है तो इधर भी 18 ही होना चाहिए। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुई? तो 18 ये है, और इस 2 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 16 ग्राम होगी। तो ये किस नियम के अनुसार हो रहा है? ये जो हम समीकरण संतुलित कर रहे हैं, अभिक्रिया हो रही है, वो किस नियम के अनुसार हो रही है? बोलिए। ये हो रही है किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण नियम से हो रही है। किससे हो रही है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हो रही है। तो ये नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। इसके अलावा हम लोगों ने एक दूसरा भी नियम पढ़ा था, जिसका नाम क्या था बताइए? ये तो पहला नियम था, जिसके उदाहरण ये हैं। दूसरा नियम हुआ स्थिर अनुपात का नियम। क्या नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है भाई? कि अगर 2 भिन्न पदार्थ किसी भी प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं, अर्थात अभिक्रिया की क्रियाविधि कुछ भी हो, अभिकारक को लेने का तरीका कुछ भी हो, किसी भी तरीके से प्राप्त हो, तो इन्होंने कहा बनने वाला उत्पाद सदैव निश्चित ही होगा। कब? जब क्या होगा? अभिकारकों का अनुपात निश्चित होगा। उस समय क्या होगा? उस समय उत्पाद भी निश्चित ही होगा। यही ऊपर का उदाहरण ले लेते हैं और इसी ऊपर के उदाहरण को देख के हम लोग फिर से बात करते हैं। ऊपर के उदाहरण में क्या बात हो गई भाई? कि अगर उदाहरण अगर हम ले लेते हैं कि भाई 2 अनुपात का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 अनुपात से क्रिया करता है, तो बनने वाला उत्पाद सदैव क्या बनेगा? बोलिए। बनने वाला उत्पाद सदैव जल ही होगा, जल के अतिरिक्त कुछ और नहीं बनेगा। समझ गए आप? ठीक। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात 1 में क्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया के उपरांत क्या बनेगा? सिर्फ जल बनेगा, जल के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, चाहे हम अभिक्रिया किसी भी प्रकार से करावें या हम अभिकारक को किसी भी प्रकार से प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है इस अभिक्रिया में एक अभिकारक और ऑक्सीजन है दूसरा अभिकारक। अब हाइड्रोजन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई जल का विद्युत अपघटन करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन मिलेगी और इस प्रकार से दोनों अभिकारक मिल सकते हैं। दूसरा तरीका है, सक्रिय धातुओं पे जल की क्रिया करते हैं। एक्टिव मेटल पे जब हम जल की क्रिया करते हैं, यानी कि मान लीजिए हमने सोडियम को पानी में डाला, तो क्या होगा? NaOH बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। तो सक्रिय धातुओं पे जल की क्रिया से हाइड्रोजन प्राप्त करें, चाहे सक्रिय धातुओं पे क्या करें? डाइल्यूट एसिड से। भाई सोडियम के ऊपर अगर डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, Na2SO4 बनेगा और फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन चाहे हम सोडियम की जल के अभिक्रिया के साथ प्राप्त करें
या हाइड्रोजन हम अम्ल की अभिक्रिया के साथ प्राप्त करें, या हाइड्रोजन हम क्षार की अभिक्रिया के साथ प्राप्त करें। इन सभी भी अवस्थाओं में चाहे जिस प्रकार से हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2:1 में क्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? सिर्फ जल होगा। जल के अतिरिक्त कुछ और नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ जल बनेगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि भाई अगर कार्बन ठोस है और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही जो कि गैस है, तो यहां पे बनने वाला उत्पाद सदैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन का रेशियो क्या है? 1:1 है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 में क्रिया करेंगे तो सिर्फ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन चाहे कोयला वाला के रूप में हो, कोयला जलाने से हो, या हमने ग्रेफाइट जला दिया, या हमने लैंप ब्लैक की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, या चारकोल की अभिक्रिया कराई, या हमने डायमंड को, हीरे को ही क्यों न जला दिया हो, सब कार्बन ही है। तो कार्बन किसी भी रूप में होगा, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्रिया का अनुपात 1:1 होगा तो बनने वाला उत्पाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं बनेगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा, इसको भी जो है डाल्टन के परमाणुवाद से पहले ये भी आ गया था, ठीक है, और ये भी डाल्टन के परमाणुवाद का एक हिस्सा था। तो डाल्टन के परमाणुवाद का पहला हिस्सा था द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो कि लेवोजिए ने बहुत पहले बताया था। दूसरा हिस्सा था स्थिर अनुपात का नियम, ये भी डाल्टन के परमाणुवाद से पहले आ गया था, ये भी इसका पार्ट था। और डाल्टन ने तीसरा नियम दिया, जिसके जहाँ तक हम लोगों ने कल पिछले क्लास में पढ़ा था। तो डाल्टन ने तीसरा क्या नियम दिया? जो तीसरा नियम है जो डाल्टन के द्वारा दिया गया है, उसका नाम क्या है बताएं? गुणित अनुपात का नियम। पढ़ाए थे ना? तो जो तीसरा नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात नियम। और ये डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात नियम क्या कहता है भाई? गुणित अनुपात नियम कहता है कि अगर, उदाहरण देखिए पहले, कि अगर हम उदाहरण देखें तो क्या होगा? यदि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्रिया का अनुपात बदलेगा, अनुपात बदल दें। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, और अगर क्रिया का अनुपात है 2:1, तो बनने वाला उत्पाद क्या है? क्या बन रहा है? जल बन रहा है। लेकिन कहा कि अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बदल जाए, 2:1 के बजाय 1:1 हो जाए, तो जल न बन के क्या बनेगा? कहेंगे तब उत्पाद बदल जाएगा और उत्पाद बनेगा हाइड्रोजन पराक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन पराक्साइड बन जाएगा।
दूसरा उदाहरण ले लें, यही दूसरा अगर उदाहरण ले लें कि अगर यही हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो बनने वाला उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर यही कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है लेकिन क्रिया का अनुपात 1:1 के बजाय 2:1 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड न बनके क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? और ऐसे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? जो किसके द्वारा प्रतिपादित है? डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित था। इन्होंने कहा कि यदि, क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि यदि अभिकारकों का अनुपात बदल दें तो क्रिया का उत्पाद भी बदल जाएगा। यदि अभिकारकों का अनुपात बदल दें तो क्रिया का उत्पाद भी बदल जाएगा। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में क्रिया कर रहे हैं तो जल बन रहा है, लेकिन अगर अनुपात 2:1 के बजाय 1:1 हो रहा है तो जल न बन के क्या बन रहा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 हो तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर 2:1 हो, यानी यहां अनुपात क्या है? पहले केस में बराबर है, दूसरे केस में क्या है? कार्बन का अनुपात 2 गुना हो गया है। तो इस प्रश्न को कभी कभी ऐसे पूछेगा, क्या अगर कार्बन की अधिकता में कार्बन का दहन हो, अधिकता मतलब ऑक्सीजन की तुलना में अनुपात अधिक है, तो क्या बनेगा? तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड न बन के क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी सवाल को तीसरे ढंग से पूछेगा। जैसे पहले कहा कार्बन की अधिकता, अब क्या कह देगा कि अगर ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा हो, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त न मिल रहा हो, उस अवस्था में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो कहेंगे कार्बन की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उस पर्याप्त मात्रा यानी 1:1 की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। अर्थात इस परिस्थिति में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड न बन के कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो। तो इस प्रश्न को कभी कभी ऐसे पूछेगा कि भाई 1:1 में क्रिया होगी तो क्या बनेगा? 2:1 में क्रिया होगी तो क्या बनेगा? दूसरा, कार्बन की अधिकता में होगी क्रिया तो क्या बनेगा? या तीसरा, ऑक्सीजन की अगर न्यून मात्रा में हो, लिमिटेड सप्लाई में हो, किसी बंद कमरे में अगर हम कार्बन का दहन करें तो प्रारंभ में क्या बनेगा और अंत में क्या बनेगा? तो कमरा बंद है, इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन है तो प्रारंभ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन चूंकि कमरा बंद है, इसलिए धीरे 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 कमरे में ऑक्सीजन की जैसे जैसे मात्रा कम होती जाएगी तो अब ऑक्सीजन की न्यून मात्रा होने लगी और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होने लगेगा। समझ गए बेटा? यहीं तक हुई थी बात पिछली। यहीं से एक उदाहरण हम लोग और लेंगे इसी गुणित अनुपात नियम का। नोट कर लिया आप लोगों ने? हैं? नोट कर लिया है? नोट कर लिया है कि बाकी है? नोट हो गया है? तो
जल्दी नोट करें। तो फिर इसका हम लोग एक और अच्छा सा उदाहरण लेंगे, और ये अच्छा सा उदाहरण सामान्यतः ज़्यादातर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। उसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, और अगर नाइट्रोजन की भिन्न भिन्न मात्रा हो रही है या ऑक्सीजन की मात्रा भिन्न हो जा रही है, तो अब उत्पाद किस तरह से अभिक्रिया का परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और अब उदाहरण ले रहे हैं तीसरा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्रिया। ठीक है, किसके मध्य क्रिया हो रही है? अब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, और यहां पे अब देखिए कैसे कैसे अनुपात बदल रहा है। पहला अगर ले लें उदाहरण कि भाई नाइट्रोजन जो कि गैस है ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर रही है, और इस समय N2O बन रहा है गैस। आइए समीकरण को संतुलित कर लें। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन बराबर हो गया और नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया का अनुपात क्या है? 2:1। तो जब 2:1 में क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है? कहेंगे इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस भी, हंसाने वाली गैस। ऑक्सीकरण संख्या से तो आप परिचित होंगे। अगर यहां प्रश्न पूछा जाए कि भाई यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अक्सर प्रश्न पूछता है, तो ये नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे +1 है, और ये नाइट्रोजन का एक उदासीन ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? उदासीन है। और धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय होते हैं। मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से क्षारीय होते हैं, और कुछ कुछ उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। और धातु के ऑक्साइड मुख्यतः अम्लीय होते हैं, और बहुत कम हैं जो कि उदासीन हैं, और उस उदासीन में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यही नाइट्रोजन गैस है और यही ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रही है, और इस बार इनके रिएक्शन का अनुपात क्या है? 1:1। तो जब 1:1 में क्रिया होगी तो बनने वाला उत्पाद नाइट्रस ऑक्साइड न होके ये जो बनेगा इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो अर्थात इस नाइट्रोजन पे आवेश होगा +2 का। और नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? तो कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? तो कहेंगे ये भी उदासीन ऑक्साइड है। इसकी भी प्रकृति कैसी है? उदासीन है। अब अगर तीसरा उदाहरण ले लें कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? फिर से क्रिया कर रहे हैं, और
अगर हम कहें कि उत्पाद है N2O3, ये भी गैस है, और इस बार इनके अभिक्रिया का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। 2:3 के अनुपात में अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो न तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, न ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब क्या बनेगा, इसका नाम होगा, देखिए सहसंयोजी ऑक्साइड का नाम कैसे पढ़ते हैं, पहले गिनती पढ़ेंगे, फिर तत्व का नाम पढ़ेंगे, फिर गिनती पढ़ेंगे, फिर तत्व का नाम पढ़ेंगे। तो यहाँ गिनती कितनी लिखी है, 2, तो कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, और इसकी प्रकृति जो है बेटा वो अब अम्लीय हो गई। कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। N2O3 का जब निर्माण होगा तो N2O3 का निर्माण कब होगा, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया का अनुपात क्या हो, 2:3 हो, और इस अभिक्रिया की यानी इस उत्पाद की प्रकृति क्या है, इस उत्पाद की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। फिर चौथा उदाहरण देख लेते हैं। अगर यही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और अब यहां पे अभिक्रिया का अनुपात क्या है, नाइट्रोजन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 2 है, तो अब NO2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड बनेगी, और इस NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +4, और इसकी भी प्रकृति होगी कैसी, अम्लीय होगी। ध्यान से देखें तो एक चीज हमारे सामने आ रही है, क्या, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो प्रकृति उदासीन है, यहां ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो प्रकृति अभी भी उदासीन है, यहां ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गई तो प्रकृति अम्लीय हो गई, यहां ऑक्सीकरण संख्या 4 हो गई तो प्रकृति फिर क्या है, अम्लीय है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, फिर करेंगे बात। अब यही नाइट्रोजन इसी ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है, लेकिन अगर अभिक्रिया का अनुपात क्या हो जाए, 2:5 हो जाए, क्या हो जाए, 2:5 हो जाए, तो अब एक नया चीज बनेगा, और यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी, और इसका नाम क्या होगा, जैसे यहां नाम पढ़े थे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा क्या, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और इसकी भी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। ठीक है, इसकी भी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो पूछेगा मैडम क्या फोन कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा क्या प्रकृति है, अम्लीय है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो उदासीन, 2 है तो उदासीन, 3 है तो अम्लीय, 4 है तो अम्लीय, 5 है तो और अम्लीय। तो इससे क्या पता चला कि अम्लीयता की का क्रम या अम्लीयता की क्षमता
यानी ऑर्डर ऑफ एसी डिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अम्लीय गुण में भी वृद्धि हो रही है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है, कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति की क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये जो गुणित अनुपात का नियम था जिसको किसने दिया, जॉन डाल्टन ने ही दिया, और इसके पहले के नियम कौन से, द्रव्यमान संरक्षण नियम या कौन सा नियम, गुणित अनुपात का नियम, तो इन्होंने दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम पहले से आ गए थे, गुणित अनुपात नियम इन्होंने प्रतिपादित किया। जैसा मैंने बताया कि पिछले सालों में प्रश्न आया 2025 में कि भाई इसमें से कौन डाल्टन परमाणुवाद का भाग नहीं है। तो डाल्टन परमाणुवाद के केवल 3 भाग हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा स्थिर अनुपात नियम, तीसरा गुणित अनुपात नियम। इसके अलावा अगर किसी चौथे की बात होगी तो वही उत्तर होगा कि भाई ये इसका हिस्सा नहीं है। या प्रश्न दूसरे भी तरीके से बन रहा है कि कुछ भी हम 3 नाम ले लें और उसमें से किसी एक इनको डालें कि भाई द्रव्यमान संरक्षण को या स्थिर अनुपात को या गुणित अनुपात को, पूछें कि इसमें भाई डाल्टन के परमाणुवाद का भाग कौन सा है, तो 3 अलग अलग नाम दे दें और इसमें से तीनों में से कोई एक होगा तो ये भी प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है। और पिछले सालों का जब आप प्रश्न देखें और एनसीईआरटी देखें तो आपको अपने आप पे भरोसा होगा कि भाई एनसीईआरटी ही पढ़ना है, प्रश्न बताएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए विगत वर्षों के प्रश्नों को देखना है। और कभी कभी लगेगा कि यार ये सवाल तो आ गया एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो भी एनसीईआरटी का हिस्सा है। पर एनसीईआरटी का हिस्सा कैसे है, कहते हैं एनसीईआरटी एक एग्जाम्पलर बुक रखी है। तो जब भी कोई प्रश्न एनसीईआरटी में न दिखे तो वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का ही हिस्सा होता है। तो बस इतने की प्रिपरेशन आपको करनी है, और इतना अगर आपने प्रिपरेशन किया तो जैसे आप देखते हैं परीक्षा में लोग इतने नंबर पा गए, कभी कई सालों में 720 में 720 पाए, तो ये आप सब कोई भी कर सकता है। बस भरोसा होना चाहिए कि इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम रहते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर गलत क्यों होता है, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रश्न के पूछने के तरीके से कैसे हम उसी उत्तर को जाएंगे। यानी हर बार उत्तर तो सेम होगा लेकिन प्रश्न के पूछने का तरीका बदल जाता है। तो किन किन तरीकों से प्रश्न पूछ रहा है, किन किन तरीके से हमको कंफ्यूज कर रहा है, और अगर हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो सीधे आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया डाल्टन के परमाणुवाद का हिस्सा। और अगर विगत वर्षों में आप प्रश्न देखिएगा तो ये जो हमने 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड बताए हैं, इसमें कुछ और बातें मैं बताना चाह रहा था लेकिन शुरू में अभी बताना पर्याप्त और ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी इतना ही बताया। लेकिन इतने में भी आप देखेंगे तो 10 साल के पेपर में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 3-4 बार सवाल कुछ ऐसा आएगा जिसका उत्तर केवल इतने से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो अब क्या होगा भाई, अब यहीं से डाल्टन के परमाणुवाद से आगे की बात होगी। डाल्टन ने परमाणु एटम के बारे में बताया, क्या विचारधारा थी ये बताया, और कहा परमाणु क्या है, किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का, किसी तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु क्या है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण है और उसमें उस तत्व के सभी गुण निहित हैं, ठीक है। ये बातें डाल्टन ने सबसे पहले 1803 में बताया, पर ये बातें दुनिया के सामने आते आते 5-6 साल बीत गए। तो 1803 में ये सिद्धांत बनाया, लेकिन कहीं कहीं लिखा होगा कि भाई 1808 में पब्लिश हुआ, 1809 में हुआ, साल से कोई मतलब नहीं, बस ये जान लीजिए 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों से ही परमाणु की संकल्पना का विचारधारा, जो जिसको हम एडवांस विचारधारा कहते हैं, वो आई। हालांकि अपने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा में भी परमाणु यानी एटम की संकल्पना
गुप्त काल में कणाद नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी, और कणाद ने कहा किसी तत्व का जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और कण होगा उसका नाम क्या होगा? परमाणु, सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम की संकल्पना को हम मान लेते हैं कि भाई डाल्टन के परमाणुवाद से ही शुरू हुआ। खैर, ये बातें आगे चलती रहीं 19वीं शताब्दी में बहुत सालों तक चली, सब लगभग 50 सालों तक। लेकिन 1859 में लगभग 3 अलग अलग स्थानों पे 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए, जिसमें पहले वैज्ञानिक का नाम था जूलियस प्लूकर। क्या नाम था? जूलियस प्लूकर। दूसरे वैज्ञानिक का नाम था हिट्टार्फ। दूसरे वैज्ञानिक का नाम था क्या नाम था? दूसरे वैज्ञानिक का नाम था हिट्टार्फ। और एक तीसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। की साल में के आसपास या इसी साल में लगभग 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग स्थानों पे लगभग एक जैसा प्रयोग किया। इन वैज्ञानिकों का नाम था जूलियस प्लूकर एक का, दूसरे का नाम था हिट्टार्फ और तीसरे का नाम था क्या? विलियम क्रुक्स। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, कहां पे? विसर्जन नलिका पे। विसर्जन नलिका का प्रयोग किया। विसर्जन नलिका अंग्रेजी में कहेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कहेंगे शीशे की नहीं बल्कि सही शब्द क्या होगा? कहेंगे कांच की क्या होगा? कहेंगे कांच की 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार नलिका लिया। ठीक है, एक बेलनाकार नलिका लिया जिसकी लंबाई थी 50 से 60 सेंटीमीटर। इसमें 2 धातु के इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए, ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड, और इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया धन इलेक्ट्रोड, जिसको नाम देते हैं हम लोग एनोड। और इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर की प्रचूषक नलिका लगा के इसके अंदर के दाब को कम कर दिया। क्या कर दिया? दाब यहां कर दिया निम्न 0.1 mm मरकरी का। और इस निम्न दाब पे क्या किया? उच्च विभव पास किया। उच्च विभव कितना? तो कहा 10,000 वोल्ट की करंट पास की।
अब अगर बेलनाकार नलिका है, धातु का इलेक्ट्रोड फिट है और अगर कोई पदार्थ का कण उत्सर्जित हो रहा है बेटा, तो पदार्थ के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होगा, मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता होती है। पदार्थ का कण बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के कौन जा सकता है, वो जो पदार्थ न हो। पदार्थ कौन, जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेरे। जो पदार्थ न हो अर्थात जिसमें द्रव्यमान ही न हो, कोई स्थान भी न घेरे। तो ये जो कोई द्रव्यमान भी नहीं है, कोई स्थान भी नहीं घेर रही, तो ये है क्या, ऊर्जा है भाई। तो ऊर्जा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, तो अगर वो पदार्थ नहीं है तो उसको आगे बढ़ने के लिए, स्थानांतरण के लिए ऊर्जा को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो निर्वात में, वायु में कहीं भी आ जा सकती सुचारू रूप से। जैसे हम कहते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है, और देखिए अंतरिक्ष से, सूर्य से, अंतरिक्ष से होते हुए प्रकाश धरती पे आ रहा है। लेकिन अगर हमको यहां से कहीं जाना होगा तो पैदल जा रहे हैं हम लोग, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, कोई माध्यम चाहिए। एक माध्यम की आवश्यकता तब अवश्य होगी जब पदार्थ का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो पदार्थ के स्थानांतरण के लिए दो तरीका है, क्या, चालन या संवहन। लेकिन ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जैसे मर्जी वो चले। माध्यम की जब आवश्यकता नहीं होती तो उसके चलने का तरीका क्या होता है, क्या कहते हैं, विकिरण, रेडिएशन। जैसे किसी गर्म कुकर को आंच से उतार दें और देखेंगे उसके पास हाथ जाते ही क्या हो रहा है, ऊष्मीय विकिरण से हमको गर्मी का अनुभव हो रहा है कि भाई ये कुकर गर्म है हाथ, तो वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई पदार्थ का कण निकल रहा है और पदार्थ के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता अवश्य होती है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ निम्न दाब पर इसके अंदर गैस भर दी। कौन सी गैस, कई प्रकार की गैसें भरी, लेकिन सबसे पहले भरी सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। निम्न दाब हुआ यानी हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है, और दाब निम्न है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के परमाणु पास पास नहीं है बल्कि दूर दूर है। ठीक है। तो जब ये विभव पास किया तो देखा कैथोड से कुछ अज्ञात किरणें निकल रही हैं, और ये अज्ञात किरणें कैथोड से निकल के सीधे सीधे एनोड की ओर चल रही। कहां से निकल रही हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से, और कहां की ओर जा रही हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है। तो कैथोड से निकलने के कारण इनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें, जो कहां से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं। कहां जा रही हैं, एनोड की ओर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, सीधी रेखा में जा रही हैं। तो ये कैथोड से निकलने के नाते कैथोड किरण नाम हुआ, और ये सीधी रेखा में जा रही है। अब इन्होंने देखा कि भाई अगर ये सीधी रेखा में जा रही हैं तो ये जो किरण निकल रही है ये किस प्रकार की किरण है, क्या ये द्रव्यमान की किरणें हैं कि केवल ऊर्जा की किरणें हैं। तो इन्होंने इसके रास्ते में एक हल्का सा पंखा लगा दिया। तो जब ये पंखा लगा दिया तो देखा कि थोड़ी देर बाद ये पंखा घूमने लगा। ठीक है। जब ये पंखा लगाया और ये पंखा घूमने लगा, इसका मतलब कि ये जो किरणें हैं इसके कण जब इससे टकराए, यानी द्रव्यमान का एक कण जो गतिशील है, द्रव्यमान के दूसरे कण से जब टकराया, क्या किया, कोलिजन किया, क्या किया, संघट्ट किया, तो क्या होगा भाई,
बोलिए, द्रव्यमान है और वेग है, तो द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है। अर्थात इन किरणों के कणों का जो संवेग है, तो संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा। तो जब ये पंखी से टकराएगा तो कहेंगे अपना संवेग इसकी ओर स्थानांतरित करेगा। तो आपने पढ़ा है संवेग संरक्षण का नियम, m1 v1 बराबर m2 v2। तो अगर इसके कण का द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है m2 है, तो धीरे धीरे घुमाएगा। अर्थात द्रव्य के कण का किसी द्रव्यमान से जब टकराव हुआ तो इसने अपने को क्या किया, संवेग को संरक्षित करते हुए स्थानांतरित कर दिया, जिससे ये पंखा रुका हुआ था चलने लगा। और इस पंखे के चलने से क्या प्राप्त हुआ कि भाई ये कैथोड किरणें जो हैं वो कैसी किरणें हैं, द्रव्य की किरणें हैं। अर्थात इसमें क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है। फिर इधर इन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये सीधे जाने के बजाय क्या हुआ, एनोड की ओर मुड़ गए। ठीक है। तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनोड की ओर मुड़ गए, और जब एनोड की ओर मुड़ गए तो इससे इनको निष्कर्ष निकला कि भाई इनके ऊपर आवेश है, ये आवेशित कण हैं। आवेशित कणों से मिलके बनी है ये किरण। फिर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया, तो विद्युत क्षेत्र में भी विचलित हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विचलित हो जा रही हैं। ये चुंबकीय स्वभाव भी है। ठीक है। और इनका वेग जो है बहुत अधिक है, अत्यधिक वेग से चल रही है। गैसों का ये को ऋणावेशित कर दे रही हैं, यानी आयनीकरण कर दे रही हैं। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ये प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही हैं। प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही हैं। प्रतिदीप्ति का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की कोई किरण और उसकी बीम किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो जिस समय टकराए उस समय वो ऑब्जेक्ट क्या हो, आलोकित होने लगे, प्रकाशित होने लगे। जैसे शाम के टाइम देखिए जब अंधेरा होता है और गाड़ी की लाइटें किसी रोड के लगे हुए बोर्ड पे पड़ती हैं, तो उस समय जो बोर्ड चमक उठता है, ज्यों लाइट की बीम पड़ेगी तब चमकेगा। टार्च का हम फोकस डालें तो चमकेगा। तो जब किसी फोकस ऑफ लाइट मतलब बीम ऑफ लाइट के प्रभाव में अगर कोई ऑब्जेक्ट आलोकित हो, तो इस घटना को कहते हैं क्या, स्फुरदीप्ति, तुरंत स्फुरण हुआ। और अगर बीम ऑफ लाइट पड़ी, उस समय चमका, और बीम ऑफ लाइट का कांटेक्ट कट होने के बाद भी कुछ देर तक चमका रहा। जैसे कमरे में लाइट ऑफ कर दीजिए रात को, तो कुछ आप देखते हैं कुछ मूर्तियां होती हैं जो कुछ देर तक चमकती रहती हैं, आपके घर में भी होंगी। तो जो लाइट का कनेक्शन कट होने के बाद भी कुछ देर तक चमके, तो इस घटना को कहते हैं फास्फोरेसेंस। और जो तुरंत चमके उसको कहते हैं फ्लोरासेंस, यानी प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त की घटना उत्पन्न करती है। ठीक है। 1897 में एक वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने इन्हीं कैथोड किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और इनके एक कण को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और कहा इलेक्ट्रॉन इकाई ऋण आवेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इसको निकालने के लिए इन्होंने मुलिकेन द्वारा प्रतिपादित
E/m अनुपात, जिसको हम कहते हैं कि E/m अनुपात इलेक्ट्रॉन का निश्चित होता है। तो E/m अनुपात कितना है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। इसको कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। और ये हो गया इकाई आवेश, और इकाई आवेश की वैल्यू क्या होगी? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ई को यानी कि आवेश को इन्होंने भाग दिया किससे? E/m से, विशिष्ट आवेश से भाग दिया। तो जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम से भाग दिया, तो इससे 9.1 और 10⁻31 किलोग्राम प्राप्त हुआ। और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसने बताया? किसने बताया? जे थॉम्सन ने। किसका उपयोग करते हुए? तो मूल्यांकन के द्वारा प्रतिपादित ये विशिष्ट आवेश की संकल्पना को आवेश से के अंदर भाग दे के निकाला। ठीक है। और इस प्रकार से देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे हल्के हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से भी 1837 गुना हल्का है। कितना हल्का है? लगभग 2000 गुना कम है। 2000 गुना कम है। तो अगर डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाजित है, सबसे सूक्ष्म कण है, सबसे हल्का तत्व अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन परमाणु से हल्का कुछ भी नहीं होगा, पर हाइड्रोजन से परमाणु से लगभग 2000 गुना एक हल्का कण प्राप्त हुआ, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन हुआ। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉम्सन के द्वारा हुई, जिससे डाल्टन का परमाणुवाद फेल हो गया कि भाई परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसा उन्होंने कहा। पर अगर विभाजित नहीं किया जा सकता तो इतना हल्का कण कैसे परमाणु से प्राप्त होता? ठीक है। तो कैथोड किरणों और इलेक्ट्रॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणुवाद को फेल कर दिया। यहीं से हम लोग अगले क्लास में अब करेंगे बात। ठीक है। यहीं से हम लोगों की अगली बात होगी, और आज की बात हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसको कर लें आप लोग नोट। ठीक है। और